बहू की चीजें चुराने वाली सास। विजय, हम लोग इतने टाइम से रिलेशन में हैं। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो जल्दी करो। शिवानी, अभी मैं अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ। सब कुछ सेट हो जाए फिर आराम से शादी करेंगे। ओके, जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन जब पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे तो फिर तुम जैसे लंगूर को मेरे जैसी सुंदर लड़की नहीं मिलने वाली। इतना कहकर शिवानी पार्क से अपने घर चली जाती है और विजय भी अपने घर चला आता है। ऐसे ही दिन बीतता है और फिर अगले दिन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। मम्मी जी, पापा जी के लिए 2 पराठे और ले लीजिए। अरे अरे, मेरे जीजा जी को 2 पराठे और दीजिए। भाभी, मुझे 2 पराठे दे दीजिए। ये लीजिए गरम गरम पराठे। भाभी, कितना तेल लगा हुआ है, थोड़ा कम तेल के पराठे बनाया कीजिए। देवर जी, आप अपनी बीवी ले आएंगे ना तो वो आपको बिना तेल के पराठे बनाकर देगी। मम्मी, अब छोटे भैया की भी शादी करवा दो। हाँ, विजय की शादी की उम्र भी हो गई है। अरे ये लोग तो मेरी शादी की बात करने लगे, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सोचकर विजय डाइनिंग टेबल से उठकर चला जाता है। बेचारा शर्मा गया। जीजा जी, विजय की शादी से पहले तो आपके लिए नई बीवी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे तेरे पापा बूढ़े थोड़ी हुए हैं, बूढ़ी तो तेरी माँ हुई है। जीजा जी तो अभी भी जवान है। सही कहा मासी जी। पापा तो अभी भी जवान लगते हैं। रानी के मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और फिर अगली शाम। सुनिए जी, विजय की शादी के लिए कुछ सोचा है आपने? उसकी शादी की उम्र हो गई है। ठीक है, तो मैं अपने कुछ रिश्तेदारों में बात चला देता हूँ और मैं पंडित जी से बात करती हूँ। इतना कहकर शारदा और रामलाल दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं। तभी ऑफिस से विजय घर आता है। नमस्ते पंडित जी, कोई अच्छी लड़की हो मेरे बेटे के लिए तो जरूर बताइएगा। हे भगवान, माँ ने तो मेरी शादी की बात शुरू भी कर दी। इन्हें कोई लड़की मिले इससे पहले मुझे ही इन्हें शिवानी के बारे में बताना पड़ेगा। क्या हुआ देवर जी? अभी सिर्फ लड़की की बात चली है, लड़की मिली नहीं है। इतना कहकर शगुन जोरों से हंसने लगती है और विजय चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन विजय और शिवानी कैफे में बैठे होते हैं। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। मेरे फेवरेट फ्लावर, थैंक यू। मैम, ऑर्डर। 2 ऑरेंज जूस। यार, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में मेरी शादी की बात शुरू हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उन्हें मेरे बारे में बता दो, फिर तुम्हारी फैमिली मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी। इतना आसान नहीं है। क्यों? अब पता चला ना फैमिली प्रेशर कैसे डालती है। रोज व्हाट्सएप पर नई लड़कियों के फोटोज भेजते हैं। मेरे घर भी रोज लड़कों के फोटो आते हैं, उनमें से कई तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मना कर देती हूँ। मजाक मत करो यार, मैं सच में परेशान हूँ। रिलैक्स विजय, सही समय देखकर घर वालों को हमारे रिलेशन के बारे में बता देना। मैं तो कहती हूँ आज ही बता दो, वरना बाद में तुम्हें ही परेशानी हो। मैं वो भी नहीं कर सकता। क्यों? एक दिन मैं ऑफिस से काम करके घर लौटा कि तभी आज मम्मी पापा को शिवानी के बारे में बता ही दूंगा। तभी शारदा मयूरी से फोन पर बातें करते हुए हॉल में आती है। हाँ ननन जी, अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताइएगा। हमने सोचा है विजय की शादी कर देनी चाहिए। भाभी, अब ये पुराना जमाना नहीं रहा, आजकल के बच्चे माँ बाप के रिश्ता ढूंढने तक रुकते नहीं हैं। अब मॉडर्न जमाना है भाभी, बच्चे पहले ही अपनी पसंद की लड़की या लड़का चुन लेते हैं। आप विजय से पूछिए, उसने भी जरूर किसी लड़की को पसंद करके रखा होगा। नहीं ननन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे घर के बच्चे बहुत संस्कारी है। मेरे बड़े बेटे विक्रम ने भी मेरी पसंद से शादी की है और विजय भी घर वालों की पसंद से ही शादी करेगा। और ये आजकल की लव मैरिज वगैरह मुझे समझ ही नहीं आती। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताइएगा। अरे मम्मी लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा हुआ मैंने घर में तुम्हारे बारे में नहीं बताया। अगर मम्मी को पता चल जाता कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो वो कभी भी मेरी और शिवानी की शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। इसी तरह विजय शिवानी से बातें करता है और फिर अपने घर चला आता है। आ गया विजय बेटा। हमने एक लड़की ढूंढी है, कल हम उसे देखने जाने वाले हैं। नहीं, कल तो छुट्टी बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों देवर जी? वो कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे तो क्या पूरे दिन मीटिंग चलेगी? लड़की देखने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा, समय निकाल कर आ जाना। माँ, बॉस छुट्टी नहीं देंगे, फिर कभी चलेंगे। अरे कौन है तेरा बॉस? ऐसे कैसे आधे घंटे की छुट्टी नहीं देगा? फोन लगा अपने बॉस को। नहीं, मैं खुद बात कर लूंगा। इतना कहकर विजय और सभी खाना खत्म करते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन, शिवानी, आज मम्मी लड़की देखने के लिए बुला रही हैं। मैंने मीटिंग का बहाना भी बना दिया, फिर भी मम्मी मान नहीं रही हैं। अगर तुम अपने घर में सच्चाई नहीं बताओगे
तो इसी तरह परेशान होते रहोगे। तभी विजय को शारदा का फोन आता है। विजय बेटा, कब तक आ रहा है? माँ, बॉस ने छुट्टी देने से मना कर दिया है। तेरे बॉस की तो ऐसी की तैसी। ला मेरी बात करा। हेलो हेलो मम्मी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। ओह गॉड, तुम सारी मुसीबत खुद क्रिएट करते हो और फिर कहते हो कि मैं मुसीबत में हंसने लगती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी और तुम्हारी फोटो तुम्हारी शादी में डिस्प्ले करवा दूंगी। फिर मार खाते रहना लड़की के भाई से। इरिटेट मत करो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं क्या करूँ? मम्मी को लव मैरिज के लिए बोल भी नहीं सकता। तुम मुझसे शादी तो करना चाहते हो? बिल्कुल। तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नहीं नहीं। तुम मुझसे शादी भी करना चाहते हो? अपने फैमिली में मेरे बारे में बताओगे भी नहीं और कोर्ट मैरिज भी नहीं करोगे, तो शादी कैसे करोगे? मुझे शादी तो करनी है। तो बस फाइनल, कल कोर्ट में आ जाना। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कल हम कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन विजय कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शिवानी और विजय कोर्ट आते हैं। आप दोनों के डॉक्यूमेंट दिखाइए और यहाँ इस रजिस्टर में साइन कीजिए। सर, ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आप दोनों यहाँ साइन कीजिए और अपने विटनेस को भी साइन करने कहिए। और फिर आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए और फोटो खिंचवा लीजिए। फिर विजय और शिवानी मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाकर फोटो खिंचवाते हैं। अब आप दोनों की कोर्ट मैरिज पूरी हो गई है। फिर कोर्ट मैरिज करके विजय शिवानी को लेकर अपने घर आकर डोरबेल बजाता है। नैना, देख कौन आया है। नैना दरवाजा खोलती है। मम्मी, भैया है किसी लड़की के साथ। ये सुनते ही पूरा परिवार दरवाजे के पास आ जाता है। विजय, ये लड़की कौन है और ये वरमाला? माँ, हम दोनों ने कोर्ट में लव मैरिज की है। तूने चुपके से कोर्ट मैरिज क्यों कर ली? तो यही कारण था कि तू लड़की से मिलने नहीं आ रहा था। समाज में हमारी नाक कटवा दी तूने। आप लोगों के डर से मैं नहीं बता पा रहा था। मुझे लगा आप लोग हमारी लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानोगे। हाँ, नहीं मानती मैं। हम तेरे माँ बाप हैं। अपनी पसंद की बहू लाते, धूमधाम से तेरी बारात निकालते। मम्मी जी, मैं भी अच्छे घर की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मेरे मम्मी पापा शादी के लिए तैयार थे, बस विजय में हिम्मत नहीं थी आपको बताने की, इसीलिए हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। शारदा, बच्चों ने शादी कर ही ली है तो उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। ठीक है, नैना आरती की थाली ला और शगुन बहू तू कलश में चावल भर कर ला। नैना और शगुन आरती की थाली और कलश लेकर आते हैं। फिर शिवानी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और विजय के साथ उसके कमरे में आ जाती है। विजय, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी, वो तो कितनी स्वीट है। मुझे लगा था मम्मी बहुत हंगामा करेंगी। मम्मी ने तो बहुत लाइटली ले लिया, पर तुम मम्मी को कोई मौका मत देना खुद में कमी निकालने का। ओके। थोड़ी बातें करके दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह शिवानी सुंदर डिजाइनर साड़ी में आईने के सामने मेकअप कर रही होती है। आज मेरी पहली रसोई है, स्पेशल ओकेशन पर स्पेशल मेकअप और स्पेशल ड्रेस तो बनती है। शिवानी तैयार होकर हॉल में आती है। अरे वाह भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही है। आपका मेकअप और ड्रेस तो कमाल लग रहा है। बहू, पहले रसोई के बारे में तो पता होगा। हाँ मम्मी जी, पता है। हाँ, तो जो तुम्हें बनाना आता है वही बनाकर ले आओ। फिर शिवानी किचन में आती है और पिज्जा, पास्ता, पूरी आलू दम और हलवा बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती है। मम्मी जी, मैंने पूरी आलू दम, पास्ता और पिज्जा बनाया है। वाह भाभी, ये तो बेस्ट कॉम्बो हो गया। मम्मी पापा के लिए इंडियन खाना और हमारे लिए फ्यूजन। वाह बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट है। लव मैरिज करके आई है पर खाना तो अच्छा बनाना जानती है। पहली रसोई तो अच्छी की है। आखिर लव मैरिज करके आई है, खाना तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा, वरना घर में नाम कैसे बनेगा। इसी तरह शिवानी की पहली रसोई पूरी होती है और 2 दिन बीत जाते हैं। और एक दिन शारदा शिवानी के साथ सब्जियां लेने बाजार आई होती है। तभी शिवानी की दोस्त अपनी सास के साथ शिवानी के पास आती है। अरे शिवानी, ये कैसी सास है तेरी, कितनी ओल्ड फैशन लग रही है। आजकल तो मॉडर्न साड़ी और मॉडर्न लुक का जमाना है। शिवानी, तेरी सास को थोड़ा तो खुद को अपडेट करना चाहिए। मेरी सास को सादगी में रहना पसंद है, वो फालतू की दिखावेबाजी नहीं करती। इतना कहकर शिवानी और शारदा घर चली आती हैं और शाम को शिवानी अपने रूम में फोन पर बात कर रही होती है। तभी शारदा उसके रूम के बाहर से गुजरती है और शिवानी की आवाज सुनकर दरवाजे के बाहर से उसकी बातें सुनने लगती है। वो राजेश्वरी अपनी सास के साथ आई थी और दोनों बहुत मॉडर्न लग रही थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरी सास के बिखरे बाल, साधारण साड़ी और बिना मेकअप के लुक का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरी वजह से बहू को लोगों की बातें सुननी पड़ती है। शायद सच में मैं बहुत पुराने तरीके से रहती हूँ। ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और शाम के समय शारदा और रामलाल बालकनी में बैठे होते हैं।
शारदा, सभी रिश्तेदार विजय की शादी के बारे में पूछ रहे हैं, अब उन्हें क्या जवाब दूं? मुझसे भी मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि बेटे की शादी के लड्डू तुम लोगों ने खुद ही खा लिए, हमें तो बुलाया तक नहीं। तभी शगुन चाय लेकर आती है। फिर वो रामलाल और शारदा को चाय देती है। माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम एक छोटा सा भोज रख दें और उसी में सब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुला लेंगे, बहू से भी सबकी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करते हैं। सबको बुलाकर एक अच्छी सी रिसेप्शन पार्टी रख देते हैं। इसी बीच बहू की मुंह दिखाई भी करवा देंगे। रिसेप्शन और मुंह दिखाई फंक्शन का फैसला लेकर अगले दिन से घर में रिसेप्शन पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी रिश्तेदारों और मेहमानों को बुलाया जाता है। फिर रिसेप्शन पार्टी के दिन शिवानी डिजाइनर लहंगे में सुंदर सा मेकअप करके सबके सामने आकर बैठ जाती है। तेरी छोटी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ शारदा बहन, बहू तुम्हारी बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। सबने देख लिया ना मेरी बहू को, हो गई अब बहू की मुंह दिखाई। अब कोई मेरी बहू को नजर मत लगा देना। भाभी, आप स्टेज पर चलिए, केक कटिंग करेंगे। फिर शिवानी विजय के साथ स्टेज पर जाकर केक कटिंग करती है और इसी तरह शिवानी की मुंह दिखाई और रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है। और रात में भाई जी से जाना जाए, मैं तो अपने जीजाजी के साथ एक हफ्ते बिता कर ही जाऊंगी। क्यों भाभी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जीजा सरहद की बात में मुझे मत घसीटो। भाभी, मेरा और जीजा के बीच में अब आ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि हर जीजा तो अपनी सरहद का ही होता है। क्यों जीजा जी? अरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सरहद को छोड़कर बेचारा मैं कहाँ जाऊंगा। वैसे जीजा जी, मेरी शादी हो गई, वरना मैं तो आपसे शादी करती, फिर आपके पास भी एक मॉडर्न वाइफ होती, ना कि भाभी की तरह ओल्ड फैशन। क्योंकि भाभी तो इतनी पुरानी है जितनी पुरानी बीरबल की खिचड़ी नहीं है। सरहद जी, आपसे भागकर शादी करनी पड़ी तो भी मैं तैयार हूँ। रेखा भाभी, आप तो बुढ़ी हो गई है, पर जीजा जी अभी भी जवान है, समझ कर रहिएगा, वरना किसी दिन मेरी जैसी सुंदर कोई आएगी और जीजा जी को लेकर चली जाएगी। इस तरह सभी आपस में मजाक मस्ती करने लगते हैं और अगले दिन शारदा अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। अब तक तो दूसरे ही मेरे रूप रंग का मजाक बनाते थे, अब तो वो भी मेरे रंग रूप का मजाक बनाने लगे हैं। कहीं सच में किसी दूसरे औरत के पीछे ना चले जाएं। छोटे से मजाक को शारदा अपने दिल पर ले लेती है और फिर अगली सुबह शारदा हॉल में आते हुए मीनाक्षी और शिवानी की बातें सुनती है। वाह शिवानी, तुम तो बहुत अच्छे से तैयार होना जानती हो। मासी सास, मैं आपको भी बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगी। कम ऑन शिवानी, मैं इतनी भी ओल्ड फैशन नहीं हूँ कि तुम मुझे सास कहो, सिर्फ मामी कहो। अच्छा ठीक है मम्मी जी। वैसे शाम को फ्री हो तो मुझे शहर घुमा लाओ। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। इतना कहकर शिवानी मीनाक्षी के साथ हॉल में आती है। सरहद जी, कहाँ जा रही हो? जीजा जी, मुझे शहर घूमने ले चलिएगा। क्या कहते हैं साले साहब, ले जाऊं आपकी बीवी को? आपकी सरहद है, ले जाइए जहाँ ले जाना है। फिर रामलाल, मीनाक्षी, शिवानी और विजय घूमने निकल जाते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है और एक दिन मीनाक्षी तो चली गई, पर उसे शिवानी बहू बहुत पसंद आई थी और बहू बहुत अच्छे से तैयार भी होती है। अगर मैं उससे पूछकर तैयार होना सीख लूं तो शायद मैं भी अच्छी लगने लगूंगी। यही सोचते हुए शारदा शिवानी के कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है, अंदर से शिवानी और विजय की बातें उसे सुनाई देती हैं। विजय, तुम मुझसे बार बार मत पूछा करो कि ये क्या है वो क्या है, और ये लगा लूं क्या वो लगा लूं क्या। अरे यार, मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि मेरी स्किन पर क्या लगाना चाहिए। तुम खुद पता कर लो कि अपनी स्किन पर क्या लगाना है, और खबरदार जो मेरे मेकअप के सामान को बिना पूछे छेड़ा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। इतना कहकर शिवानी आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप करने लगती है और बाहर खड़ी शारदा ये सब सुन लेती है। अरे बहू तो विजय को इतना डांट रही है, अगर मैं बहू से पूछूंगी कहीं मुझे भी ना डांट दे। नहीं, बहू से नहीं पूछूंगी, जब वो कमरे में नहीं होगी तब मैं खुद ही तैयार होने की कोशिश करूंगी। थोड़ी देर बाद शिवानी और विजय घर से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी शारदा शिवानी के कमरे में आती है। अरे वाह, इसमें तो कितने सारे सामान हैं। इसी से तो बहू इतनी सुंदर तैयार होती है। अगर मैं भी इससे तैयार हो जाऊं तो मैं भी बहुत सुंदर लगने लगूंगी। इतना सोचकर शारदा मेकअप किट उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और आईने के सामने बैठकर मेकअप किट का हर सामान थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे पर लगा लेती है, जिससे उसका चेहरा किसी जोकर की तरह दिखने लगता है। अरे वाह, अब तो मैंने सारी चीजें लगा ली, मैं तो बहुत सुंदर लग रही होंगी। खुश होकर शारदा ऐसे ही घर से बाहर निकल जाती है और बाहर खेल रहे बच्चे उसे देखते ही हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो कैसी लग रही है, अरे ये तो जोकर लग रही है। देखो इसका मेकअप कितना अजीब है। अरे ये कैसा मेकअप कर लिया इन्होंने, सच में बिल्कुल जोकर जैसी लग रही है। लगता है इन्होंने पहली बार मेकअप किया है।
मैंने पहली बार मेकअप किया और सब लोग मुझे देखकर कितना हंस रहे हैं। लगता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तभी सब मेरी तरफ देख रहे हैं। सभी लोग शारदा को देखकर हंसते रहते हैं और शारदा ये समझती है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही शाम होती है, सभी साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी शिवानी अपने कमरे से चिल्लाती है, अरे यहाँ मेरा मेकअप किट रखा हुआ था, मेरा मेकअप किट कहाँ गया? मुझे अभी टचअप करना है। अरे कहाँ जाएगा, यहीं कहीं रखा होगा, सही से देख लो। अरे सुबह तो यही रखा था, अब इस घर में मेरा मेकअप किट किसने चुरा लिया? फैमिली के साथ टीवी देख रही शारदा शिवानी की आवाज सुनकर घबरा जाती है। अरे ये तो मुझसे गलती हो गई, मेकअप किट तो मैं अपने कमरे में ही भूल आई। क्या करूँ, रहने देती हूँ, उसी से तो मैं कल फिर तैयार होंगी। देखा विजय, अब इस घर में मेरी चीजें चोरी होने लगी है। अरे यार मुझे क्या पता, कहीं बेड के नीचे गिर गया होगा, बाद में ढूंढ लेना। मजाक है क्या? वो बहुत महंगा मेकअप किट था, अब मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा। अरे पहले ढूंढ तो लो। नहीं, मुझे कल तैयार होना है, अगर वो नहीं मिला तो मैं तैयार कैसे होंगी? इतना कहकर शिवानी तुरंत मोबाइल निकालती है और नया मेकअप किट ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और अगली सुबह डिलीवरी बॉय शिवानी का ऑर्डर लेकर आता है। बिल्कुल सही टाइम पर आया है, आधे घंटे और लगता तो मुझे ऑफिस के लिए बिना मेकअप के निकलना पड़ जाता। भाभी, आपने ये नया सामान क्या मंगाया है? अरे कुछ खास नहीं, कल जब मैंने मेकअप किट ऑर्डर किया था ना, तब उसमें अलग अलग शेड के पिगमेंट दिख रहे थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी मंगा लेती हूँ, कभी कभी अलग लुक ट्राई करने के काम आ जाएंगे। अच्छा भाभी, कल शाम को आपका मेकअप किट खोया और आज आपने नया मंगा लिया? जरूर ननन जी ने ही मेरा मेकअप किट चुरा लिया होगा, तभी तो मुझ पर नजर लगाए बैठी है कि मैं क्या मंगा रही हूँ। इतना सोचकर शिवानी अपना सामान लेकर कमरे के अंदर चली आती है और आईने के सामने खड़ी होकर अच्छे से मेकअप करके तैयार हो जाती है और अपना बैग उठाकर ऑफिस जाने के लिए घर से निकल जाती है। मम्मी जी, सब लोग नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, तुझे जो समझ में आए वही बना ले, मुझे क्या पता तुम लोगों को क्या पसंद है। इतना कहकर शारदा शिवानी के कमरे की तरफ चली जाती है और कमरे में टेबल पर रखी रंग बिरंगी लिपस्टिक देखने लगती है। अरे वाह, कितनी रंग बिरंगी लिपस्टिक है, इन्हें लगाकर ही तो बहू के होठ सुंदर लगते हैं। अरे मम्मी जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो मैं बस ऐसे ही कमरा देख रही थी बेटा। तभी शगुन आती है। देवरानी जी, आप तो ऑफिस गई थी, अचानक से घर कैसे आ गई? मैं कुछ सामान भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। अरे आज तो बाल बाल बची, दिन में बहू की चीज चुराने में तो बड़ी बेइज्जती होती है, अगर लेना ही है तो रात में लूंगी, तब कोई देखेगा भी नहीं। इतना सोचकर शारदा अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही रात होती है और पूरा परिवार अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी शारदा, रात हो गई है, बहू भी अब तक सो गई होगी, आज तो मैं चुपचाप जाकर बहू की चीजें चुरा लूंगी। ऐसा सोचते हुए शारदा धीरे धीरे शिवानी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर आती है, जहां कमरे में शिवानी गहरी नींद में सो रही होती है। फिर शारदा अलमारी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अलमारी बंद होती है। अरे अलमारी तो बंद है, इसे खोलूं कैसे? चाबी कहाँ होगी? हाँ, बहू अक्सर चाबी तकिए के नीचे रखकर सोती है। शारदा शिवानी के पास आती है और उसके तकिए के नीचे चाबी ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे ही वो धीरे से हाथ बढ़ाती है, शिवानी अचानक करवट बदल लेती है, जिससे शारदा घबरा जाती है और तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। अरे मुझे तो लगा बहू जाग गई, ये क्या? शिवानी बहू ने तकिए को और ज्यादा पकड़ लिया है। शारदा धीरे धीरे फिर से हाथ बढ़ाती है और बहुत सावधानी से तकिए के नीचे से चाबी निकाल लेती है। जैसे ही शारदा चाबी निकालती है, शिवानी आधी आंखें खोलकर, कौन है? कोई है क्या? अच्छा हुआ बहू नींद में है, उसने मुझे देखा नहीं होगा। चलो, चाबी भी मिल गई, अब लिपस्टिक लेकर अपने कमरे में चलती हूँ। इतना सोचकर शारदा अलमारी खोलकर लिपस्टिक निकालती है और चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। और फिर अगली सुबह पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। कल आप में से कोई रात में कमरे में आया था क्या? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि कल रात आप में से कोई मेरे कमरे में आया था। देवरानी जी, भला रात में आपके कमरे में कोई क्यों जाएगा? आपने कोई सपना देख लिया होगा। अच्छा छोड़ो, आज मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। आप में से कोई चलना चाहेगा क्या? नहीं, मुझे तो घर का काम है। हाँ भाभी, मैं आपके साथ घूमने चलूंगी। तो फिर जल्दी तैयार हो जाइए। इतना कहकर शिवानी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली आती है और कमरे में पहुंचकर वो अलमारी खोलकर अपनी नई लिपस्टिक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे लिपस्टिक नहीं मिलती। अरे मेरी नई लिपस्टिक कहाँ गई? मैंने तो इस अलमारी में ही रखा था। शिवानी पूरा कमरा खंगालती है, अलमारी भी उलट पुलट करके देख लेती है, लेकिन उसे लिपस्टिक कहीं नहीं मिलती। विजय, ये बताओ, मेरी चीजें इस घर में कौन चुरा रहा है? क्या मतलब? तुम क्या मेरे घर वालों को चोर समझती हो सकता है तुम ही कहीं रखकर भूल गई हो।
मुझे पक्का पता है जेठानी जी ने ही मेरी लिपस्टिक चोरी की है। ऐसा कह कैसे सकती हो तुम? क्योंकि रात में जब मैंने आवाज सुनने वाली बात की तो सबसे पहले जवाब जेठानी जी ने ही दिया था और मेरे कमरे की चाबी भी उनके पास ही होती है। जरूर उन्होंने मेरी न्यू मल्टी कलर लिपस्टिक सेट ले ली होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शारदा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। अरे अब तो 1 हफ्ता हो गया है और बहू तो अपनी रंग बिरंगी लिपस्टिक के बारे में भूल ही गई होगी। आज मैं सारी रंग बिरंगी लिपस्टिक लगाकर बाहर घूमने जाऊंगी। ऐसा सोचकर शारदा अलमारी से लिपस्टिक निकालती है और आईने के सामने बैठ जाती है और अलग अलग शेड की सारी लिपस्टिक थोड़ा थोड़ा अपने होठों पर लगा लेती है। उसके होठ गुलाबी, लाल, पीले, नीले, हरे और काले रंग से भर जाते हैं और बहुत ज्यादा रंग बिरंगी दिखाई देने लगते हैं। अरे वाह, मेरे होठ कितने रंग बिरंगे दिख रहे हैं और रंग बिरंगी चीज तो सभी को पसंद आती है। ये सोचकर शारदा हॉल में आती है। तभी अचानक रामलाल को देखकर शारदा घूंघट कर लेती है। अरे भाग्यवान, तुम दुल्हन नहीं हो जो घूंघट कर रखा है। हटाओ या घूंघट। नहीं नहीं, घूंघट नहीं हटा सकती। क्यों, चेहरे पर कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरे चेहरे पर क्या होगा, वो क्या है ना, मैंने एक मन्नत रखी है इसीलिए घूंघट कर रखा है। इतना कहकर शारदा घर से बाहर निकलती है और अपना घूंघट हटाकर मंडी में पहुंचती है। तभी एक सब्जी वाले का छोटा बेटा उसे देखकर हंसने लगता है। अरे देखो देखो, इनके होठ कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कलर किट हो। नहीं, सस्ता रेनबो लग रही है आंटी तो। अरे तुम्हारा बच्चा मुझ पर हंस क्यों रहा है? अरे मैडम, जब 12 तरह की लिपस्टिक होठों पर लगाकर घूमोगी तो लोग हंसेंगे ही ना। ये सुनकर आसपास की औरतें भी हंसने लगती हैं और शारदा चुपचाप घर लौट आती है। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरे होठ इतने अजीब लग रहे होंगे। मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। कल से मैं बहू को चुपचाप तैयार होते हुए देखूंगी, तभी समझ पाऊंगी कि सही मेकअप कैसे किया जाता है। फिर शारदा तुरंत अपना मुंह धो लेती है और सारी लिपस्टिक साफ कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो आए दिन शिवानी के कमरे से उसके महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चोरी करती रहती है और शिवानी का सारा शक शगुन और नैना पर जाता है। फिर एक दिन, दीदी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लिया करिए। मेरे कमरे में आकर उसे चोरी मत किया करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारी कौन सी चीज चुरा ली है? दीदी, मुझे सब पता है, आप ही मेरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चोरी कर रही हैं। और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरे आई लैशेज, ब्रश और बाकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी गायब हो जा रहे हैं। देवरानी जी, जरा सोच समझ कर बात कीजिए। मुझे आपकी चीजें चोरी करने की जरूरत नहीं है और मैं ये सारी चीजें तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करती। तभी वहाँ नैना भी आ जाती है और दोनों की बातें सुनकर बीच में बोल पड़ती है। हाँ भाभी, बड़ी भाभी तो ये सारी चीजें यूज ही नहीं करती, वो आपकी चीजें क्यों चुराएंगी? अच्छा, तो ननन जी तब आपने चुराई होगी, क्योंकि आप तो ये सारी चीजें यूज करती भी हैं। भाभी, मुझे आपकी चीजें चुराने की जरूरत नहीं है। अगर भैया आपके लिए मंगा सकते हैं तो मेरे कहने पर मेरे लिए भी मंगा सकते हैं। मेरे कमरे से चीजें तो चोरी हुई है, अब आप लोग माने या ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अगर मेरे कमरे से कोई चीज चोरी हुई तो मैं पूरा घर सर पर उठा लूंगी। इतना कहकर शिवानी गुस्से में किचन से बाहर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे थे। तभी अचानक शगुन को उल्टियां आने लगती हैं। अरे शगुन, ये क्या हो गया तुझे? अचानक उल्टियां क्यों होने लगी? बहू, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे उल्टियां इसलिए हो रही है क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में शगुन, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वाह, घर में तो अब नन्ना मेहमान आने वाला है। बहू, अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। शगुन, बस आराम करना और अपना ध्यान रखना। मम्मी, फिर घर का काम कौन करेगा? मैं तो कॉलेज चली जाती हूँ और छोटी भाभी ऑफिस चली जाती हैं। हाँ माँ, और शगुन का ध्यान रखने के लिए भी तो घर में कोई चाहिए। ऐसा करते हैं, एक नौकरानी रख लेते हैं जो खाना बना दे और घर के छोटे मोटे काम कर दे। अगले ही दिन शारदा कुछ लोगों से बात करती है और आखिरकार मीना बाई को घर में काम करने के लिए रख लेती है। अरे वाह मीना बाई, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। सच में आज का खाना बहुत टेस्टी बना है। धन्यवाद मालिक, आप लोगों को पसंद आया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। खाना खत्म होने के बाद मीना बाई शगुन के पास जाती है। बड़ी मालकिन, आप कमरे में चलिए, मैं आपके लिए गर्म पानी करके लाती हूँ। मीना तो शगुन का कितना ध्यान रखती है। सच में हमें बहुत अच्छी नौकरानी मिल गई। कुछ देर बाद शारदा चुपचाप शिवानी के कमरे के पास आती है, जहाँ कमरे में शिवानी ऑफिस जाने के लिए अच्छे से तैयार हो रही होती है। शगुन की गोद भराई में अगर मैं शिवानी के कपड़े पहन कर आऊंगी तो सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। थोड़ी देर बाद शिवानी घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही शारदा धीरे से शिवानी के कमरे में आती है और अलमारी में कुछ कपड़े देखकर एक डिजाइनर साड़ी निकालती है।
अरे वाह, इसकी तो मैचिंग ज्वेलरी भी है। अगर ये भी पहन लूं तो और भी सुंदर लगूंगी। शारदा शिवानी की ड्रेस, मेकअप का सामान और ज्वेलरी लेकर अपने कमरे में चली आती है और आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। शिवानी बहू के कपड़े और मेकअप से तो मैं और भी अच्छी लग रही हूँ। शारदा अपनी बहू की चुराई ड्रेस और मेकअप से तैयार होकर बाजार चली आती है। बाजार की कुछ औरतें शारदा को देखकर हैरान होकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे विमला, ये शारदा ही है क्या? आज तो शारदा ने कितनी महंगी ड्रेस पहन रखी है। हाँ कांति, शारदा आज तो बिल्कुल अलग लग रही है। तभी एक ठेले से टकराकर शारदा गिर जाती है और गिरने की वजह से उसकी कान की डायमंड ईयररिंग खो जाती है। हे राम, मेरे इयररिंग कहाँ चले गए? अब क्या होगा? हे भगवान, डायमंड की इयररिंग थे। अब बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर शारदा तुरंत घर वापस आती है और जल्दी से ज्वेलरी शिवानी के कमरे की अलमारी में रख देती है और गिरने की वजह से गंदे हुए कपड़े शारदा धोकर बालकनी में सुखाने के लिए डाल देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और शगुन की गोद भराई का दिन आ जाता है। शिवानी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें भी निकलना है। हाँ, बस मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ। इतना कहकर शिवानी अपने कमरे में आती है और अपनी ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी ढूंढने लगती है। विजय, देखो यहाँ मेरी ड्रेस नहीं है और मेरी डायमंड की इयररिंग भी गायब है। अरे सही से देखो, यहीं कहीं होगी। नहीं, मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब घर वालों की देखने की बारी है। शिवानी गुस्से में हॉल में आती है और गोद भराई की तैयारी रोक देती है। सच सच बताइए, मेरे कमरे से मेरी डिजाइनर साड़ी किसने ली है? कौन सी साड़ी बहू? वही डिजाइनर साड़ी जो मैं गोद भराई के फंक्शन में पहनने वाली थी। अरे बहू, वो साड़ी तो तूने खुद बालकनी में धोकर सुखाने के लिए डाली है। मैंने? बहू तो भूल गई है, 2 दिन पहले तूने ही साड़ी धोकर बाहर डाली थी। अच्छा ठीक है, पर मेरी डायमंड की इयररिंग कहाँ गई? शगुन दीदी, आज आपकी ही गोद भराई है, कहीं आपने ही मेरी इयररिंग तो नहीं ले ली? मैंने तुम्हारी इयररिंग नहीं ली है। मेरी पत्नी को किसी की चीज चुराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे सब कुछ दिलाता हूँ। तभी मीनाबाई घर में आती है। अरे यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर क्या बात कर रहे हैं? अगर घर वालों ने नहीं लिया तो जरूर मीनाबाई ने ही लिया होगा। मीनाबाई, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरी डायमंड की इयररिंग चुराई है? नहीं बहू जी, मैंने कुछ नहीं लिया। नहीं, तुमने ही लिया है। रुको, अभी सब पता चल जाएगा। जिसके बाद शिवानी पुलिस को बुला लेती है और पुलिस इंस्पेक्टर को शिवानी सारी बातें बताती है। इंस्पेक्टर साहब, मीनाबाई ने मेरी डायमंड की इयररिंग चुराई है, आप इससे मेरी इयररिंग निकलवा कर दीजिए। कोई नहीं जी, पुलिस स्टेशन में 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारा सच खुद ही निकल आएगा। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस मीनाबाई को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और मीनाबाई रोती बिलखती रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इयररिंग तो मुझसे बाजार में खो गई थी। अगर सच्चाई बता दूं तो सब लोग बहुत नाराज होंगे और मेरी बदनामी भी होगी। बेहतर है मीनाबाई के घर जाकर कुछ पैसे दे दूंगी। शारदा मीनाबाई के घर पहुंचती है। वहीं मीनाबाई की पड़ोसन लीला। मीनाबाई अपने बेटे को अस्पताल लेकर गई थी, तब से वापस नहीं लौटी। क्या? ये सुनकर शारदा तुरंत अस्पताल पहुंचती है, जहां मीनाबाई का बेटा वेंटिलेटर पर होता है। डॉक्टर, ये बच्चा यहाँ कैसे? 2 दिन पहले इसकी माँ इसे यहाँ लेकर आई और इलाज शुरू करवाया था। मीनाबाई ने कहा था कि सैलरी आने पर पैसे दे देगी, लेकिन तब से मीनाबाई वापस नहीं आई है। अगर आप मीनाबाई को जानती हैं तो उन्हें जल्दी अस्पताल आने को कहिए। अब मुझे सभी को सच बताना ही पड़ेगा, कहीं मेरी वजह से मीनाबाई के बेटे को कुछ हो ना जाए। शारदा सभी को सच बताने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर, क्या मीनाबाई ने मेरी डायमंड की इयररिंग दे दी? देखिए, 2 दिन से मीनाबाई ने कुछ नहीं बताया और मुझे नहीं लगता कि इयररिंग मीनाबाई के पास है। अगर मीनाबाई के पास नहीं है तो मेरी इयररिंग गई कहाँ? आपने कुछ पता किया? आपकी सोसाइटी के बाहर जो कैमरा लगा है उसका फुटेज मंगवाया है, अभी सच्चाई पता चल जाएगी। थोड़ी देर में कैमरे की रिकॉर्डिंग आ जाती है। फिर सभी रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। ये तो आपकी सास है ना, देखिए इन्होंने ही डायमंड की ईयररिंग पहनी हुई है और आते वक्त कानों में ईयररिंग नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ईयररिंग आपकी सास के पास है। इंस्पेक्टर तुरंत मीनाबाई को छोड़ देता है, जिसके बाद शिवानी जल्दी से घर आती है। बहू, क्या पता चला? तेरी डायमंड की ईयररिंग मीना के पास है? नहीं, पर किसके पास है ये पता चल गया। फिर शिवानी सभी को फुटेज दिखाती है। मम्मी जी ने मेरी डायमंड की इयररिंग चुराई, मेरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और कपड़े भी। मम्मी जी ने ही मीनाबाई को फंसाया। तभी शारदा कमरे में आती है। शारदा, तुम बहू की चीजें चुराती थी? मम्मी, झूठ मत बोलिएगा, हमारे पास सबूत है। बहू, गलती हो गई, अब से मैं तेरी चीजें नहीं लूंगी। तभी शगुन बीच में बोलती है। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। चोरी आप करती रही और जब भी देवरानी जी ने मुझ पर आरोप लगाया
आपने चू तक नहीं की। मम्मी, जब भाभी मेरे ऊपर आरोप लगाती तभी आपने कुछ नहीं कहा। शिवानी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती और बैग लेकर बाहर आती है। मुझे ऐसे परिवार में नहीं रहना जहाँ बहू की चीज चुराने वाली सास रहती हो। मैं भी जा रहा हूँ। फिर विजय भी शिवानी के पीछे पीछे निकल जाता है। आज तुम्हारी वजह से घर के दोनों बच्चे चले गए। शारदा, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। सभी मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और कोई शारदा की तरफ देखता तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी के मायके में, बेटी 2 दिन से यहाँ हो, पता नहीं तेरी सास ने ऐसा क्यों किया होगा। एक बार उनसे पूछ तो सही। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मीना बाई पर मैंने इल्जाम लगा दिया। अगर वो जेल में रहती तो, और मेरी चीजें चुराने की क्या जरूरत थी। तभी शारदा शिवानी के पास आती है। बहू, मुझे पता है चोरी की माफी नहीं, सजा होती है। तू जो सजा देना चाहती है मैं तैयार हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे आपसे बात नहीं करनी। नहीं बहू, ऐसा मत कर। मेरा बसा परिवार मत उजाड़। तेरे आने के बाद से किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरी बात मान बहू, मेरे साथ चल। मुझे कहीं नहीं जाना। बहू मेरे साथ तो चल, मैं तेरी सारी चीजें तुझे वापस कर दूंगी। बेटी, तेरी सास इतनी विनती कर रही है तो पूछ तो सही, चोरी का कारण क्या था? क्या कारण था आपका चोरी करने का? फिर शारदा शिवानी को चोरी करने के पीछे की वजह बता देती है। तभी रामलाल और पूरा परिवार भी वहाँ आ जाता है। शारदा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं सारी जिंदगी तुझसे ही प्यार करता रहूंगा। शिवानी, अब तुम्हें मम्मी की असलियत पता चल गई। अब उन्हें माफ कर दो। मम्मी जी, अगर आपको सजना संवरना था तो मुझे बताना चाहिए था। मैं तुझे बताने आई थी, पर उसी दिन तू विजय को डांट रही थी। मुझे लगा तू मुझे मना कर देगी, इसीलिए मैं तेरी चीज चुराने लगी। मम्मी जी, आपने छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो बहू, मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया। फिर शिवानी शारदा को माफ कर देती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल में आकर हंसी खुशी रहने लगती है।